दोस्तों, आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपके पास एक बड़ी वजह होनी चाहिए। अर्थात जिस दिन आपके पास कोई बड़ी वजह होगी, आप अपने लक्ष्य को स्वतः ही निर्धारित कर लेंगे। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न about the electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction, and how they are related to each other. So let's start. आप हेडिंग डालिए गिब्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी चेंज या गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने कहां पढ़ रखा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जिसके अंदर आपने गैल्वेनिक सेल के रूप में एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था, और गिब्स एनर्जी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है तो वहां पे जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या सेल के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल। बात को समझते चलना, क्योंकि एकेडमिक तौर पे आपको थ्योरी को नजरअंदाज ना करें। थ्योरी पता होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट तभी आपके तगड़े होंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड is equal to the electrical potential इसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल को वोल्टेज आप जानते हैं, मल्टीप्लाइड by total charge passed, that is हम यहां पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑफ द सिस्टम या डन बाय द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ द सेल क्या लिख सकते हैं यहां पे? क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब V इंटू मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज पास्ड। तो V इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड Q इज द टोटल चार्ज। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन आप यहां पे रख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैक्सिमम वर्क कैसे करा सकते हैं, तो यहां पे पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है to calculate maximum work done from a galvanic cell, the charge has to be passed reversibly. The charge has to be passed reversibly. Full stop. The maximum work done by a galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy
मैंने यहां लिखा है कि टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल द चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली द मैक्सिमम वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। दैट मीन्स अगर मुझे अगर मुझे मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, मैक्सिमम वर्क कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज को रिवर्सिबली पास कराना पड़ेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क हो सके। तो यहां पे जब जो गैल्वेनिक सेल द्वारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, गिब्स एनर्जी का में किसके इक्वल होता है, गिब्स एनर्जी में डिक्रीज के इक्वल होता है। मतलब कि सिस्टम के पास अपनी एक एनर्जी होगी जिसको हम इंटरनल एनर्जी, जिसको हम गिब्स एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, और गिब्स एनर्जी जब सिस्टम के द्वारा खुद ही वर्क किया जाएगा, वर्क डन बाय द सेल, तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी होगी वो लगातार कैसी होगी, रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है तो लगातार एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो वही लिख दिया है कि यहाँ पे जो वर्क डन होता है, मैक्सिमम वर्क डन ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। इसका क्या और लिख सकते हैं आप, दैट इज, अगर मैं यहां पे मान लूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज E, इफ, पैराग्राफ चेंज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ द EMF ऑफ द सेल इज, मैंने क्या मान लिया, कैपिटल E। कैपिटल E क्या है, सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो यहां पे ईएमएफ ऑफ द सेल को हमने E मान लिया, और मान लिया है कि सर्किट में नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग कर रहे हैं, तो हमने यहां पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पे इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज E एंड NF स्मॉल n कैपिटल F, NF is the amount of charge passed, कॉमा गिब्स एनर्जी मान ले रहे हैं। गिब्स एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा G, और यहां सबस्क्रिप्ट में R, दिस इज द गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा G। देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अर्थात यहां पे जो ये बात लिखी थी इतनी, इसका मतलब समझें यहां पे, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आप लोग लिख सकते हो, यहां पे आप लोग लिख सकते थे, दैट इज, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते थे, मैक्सिमम वर्क जो होता है W मैक्सिमम, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव डेल्टा G R के, क्योंकि वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो इसको इक्वेशन सेकंड आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहां से हम लिख सकते हैं, देन आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सेल। अब सेल द्वारा जो वर्क डन है वो किस कंडीशन में, ये भी डिपेंड होना चाहिए। देखें, जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो उस जगह पे हम लोग सेल पोटेंशियल, जो भी सेल का जो पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के नाम से जानते थे, उसको E0 सेल से लिखते थे। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या होगा, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आप समझे कि जब टेम्परेचर जो हो वो 298, मतलब रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में हम लोग बोलते हैं 298 केल्विन, इसके बराबर ना हो, या तो कम हो या ज्यादा हो। डज नॉट इक्वल का मतलब या तो लेसर हो या मोर हो, ठीक है। और यहां पे जो कंसंट्रेशन हो वो 1 मोलर से या तो लेसर हो या ग्रेटर हो, और जो प्रेशर हो जो हो वो 1 atm के इक्वल ना हो, या तो लेसर हो या तो ग्रेटर हो। अगर ये कंडीशन अपने पास है, या इन तीनों में से कोई भी एक इस वैल्यू के अनइक्वल है, टेम्परेचर 298 नहीं है, या मान लो टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 atm भी है, पर कंसंट्रेशन दोनों जो हाफ सेल हैं उनमें कंसंट्रेशन चेंज है, एक की 0.05 है, एक की 2 मोलर है, तो आप ध्यान रखना वहां पे वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि
तीनों जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक वो स्टैंडर्ड नहीं होगी कंडीशन। तो इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये अनइक्वल होना चाहिए, अनइक्वल का मतलब या तो ज्यादा या तो कम होना चाहिए। तो उस दौरान हमारा जो वर्क होगा वो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है, W इक्वल V इंटू क्यू, ठीक है, Q इंटू V, अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आई कि यहां पे ये इक्वेशन को देखें आप लोग, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में W इक्वल ये। अब मैंने कहा यहां पे जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, वो सेल का हम लोग क्या मान के चले, E। अब E मान के चले, अभी लिखा था EMF ऑफ द सेल इज E। अब किसका है, सेल का है, तो सबस्क्रिप्ट में सेल लिख दिया। और Q जो होता है, Q यहां पे जो होता है वो NF के इक्वल होगा। अब बात आई कि Q NF के इक्वल कैसे होता है, तो एक मेरे साथ आप एग्जांपल आपने डैनियल सेल का लिया था, अगर आपको ध्यान है तो मैं यहां पे रफली आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि इन गैल्वेनिक सेल, मैं रफली यहां बता दे रहा हूं, गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने देखा था इन गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या देखा था आपने, बताइए। गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था कि अपने पास क्या रिएक्शन थी, मैं वही लेके चल रहा हूं जो मैं लेके चला था, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लेके चला था हाफ सेल में। तो जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, जो कॉपर और जिंक यहाँ सॉलिड है और आयंस यहाँ पे एक्वस स्टेट में होते हैं, आपको पता है। अगर मैं इनकी हाफ सेल दिखाना चाहूँ तो जिंक से जिंक 2+ बना था, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पर, ये कहाँ हो रहा था, एट एनोड, ध्यान है, एट एनोड। ये बेटा रफली वर्क है, ये रफ वर्क है, इसको आप लोग समझने के लिए करा रहा हूं, ठीक है ना, ये रफ वर्क मैं बता रहा हूं, ठीक। तो एट एनोड पर ये होता था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन 2 होते थे, ऐसे करके। एट कैथोड पे अगर मैं देखूंगा तो कैथोड पे हाफ सेल रिडक्शन लेते थे, रिडक्शन किसका होता था, कॉपर का होता था, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, वापस से कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता था, ये सब चीजें आपको पता है। फिर ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ऊपर वाली मिलती थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक्चुअली कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 2। अब इसको ऐसे समझो कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 फेराइड, ये मैं बता चुका हूं पीछे वाली क्लासेस में। या ऐसे समझे हैं कि मैंने बताया था, सिंस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने आपको चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ये सब मैं सीधी सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको मैं बता के आया हूं, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पेसीज। और एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पेसीज में हम लोग क्या करते थे, चार्ज ऑन एन 1 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जब आप 6.023 × 10⁻23 में हम लोग क्या किया करते थे, 1.6 × 1.602 × 10⁻19 का मल्टीप्लाई करते थे, तो अपने पास एक अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आती थी जिसको हम 1 फेराइडे बोलते थे, 9655500 कूलम। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी, ध्यान है, 96486 करके थी, पर हम लोग को अप्रोक्सीमेशन ये लेके चलते। तो ये क्या था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये किसके इक्वल होता है, 1 फेराइडे के। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहां पे क्या करेंगे इस हाफ रिएक्शन के लिए, टोटल चार्ज कितना होगा, 2 फेराइडे। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अगर मैं यहां से बोलूं, if number of n moles of electrons are flowing, then total charge, तो टोटल चार्ज क्या होगा उस समय, NF। अगर मैं इसकी बात करूं, इस रिएक्शन के लिए कितना होगा, तो 2 फेराइडे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फेराइडे टोटल चार्ज होगा गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 फेराइडे। अगर मान लो इसमें 2 का मल्टीप्लाई में कर दूं तो 2 जिंक 2 Zn 2+ और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन अगर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 फेराइडे होता है, 96500। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 फेराइडे लेंगे। अगर नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग करेंगे तो कितना होगा, n इंटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
n इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा 2 फेराइड, 1 के लिए क्या हो जाएगा इतना चार्ज, तो n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा n इंटू एफ, मतलब n इंटू 96500 कूलम। तो इस चीज को ध्यान रखें, ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी थी, Q बराबर NF, आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात आपके पास आई, और यहाँ पे मैंने V को क्या लिखा ई सेल, अभी मैंने पीछे बता दिया आपको। इन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे वापस से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास बताएंगे, W बराबर Q इंटू V। अब Q की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा NF, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो E सेल, तो ये W आ गया। इसको मैं इक्वेशन कौन सी डाल दे रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि पहली दूसरी के बाद ये तो पहली इक्वेशन थी, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड में यहां पे मेरे पास मैक्सिमम वर्क किसके इक्वल है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, और यहां W बराबर अगर माइनस डेल्टा जी है और यहां पे W बराबर ये है, तो दोनों की LHS इक्वल है, WW तो RHS इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इक्वल NF E सेल। और यहां से अगर आप डेल्टा जी इसको निकालेंगे तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा NF E सेल। अब बात समझें यहाँ पे, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी चेंज एंड द सेल पोटेंशियल। अगर यही बात मैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे करता, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ रखा है, ये इसका 1 मोलर होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे यही जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी नॉट यहाँ पे डेल्टा जी आर नॉट हो जाएगा, नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस का NF, और E सेल को हम लोग क्या लिख लेंगे E नॉट सेल। अब बात आई थी जब स्टैंडर्ड कंडीशन के दौरान रिक्वायर्ड रिलेशन गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल का ये होता है, पर यहाँ पे E नॉट सेल को तो हम निकाल सकते हैं ना, E नॉट सेल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बोलो ये पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे। अब मैं बात अगर यहां कर लूं कि यहां पे N क्या है, तो N क्या है, नंबर ऑफ या N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ या N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं बोल दो N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स का मतलब 1 मोल में इतना चार्ज होता है, तो 2 मोल के लिए 2 फेराइड लेते थे। तो यहाँ पे N एक्चुअली में अगर मैं देखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो मैं लेता हूं, तो N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में दिखाई देंगे आप उतने ही फेराइड उसका टोटल चार्ज लेके चलेंगे। अब बात आई गिब्स, ये क्या है डेल्टा जी नॉट आर, ये तो अपने को पता है कि ये क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा मतलब चेंज ऑफ द रिएक्शन, और स्टैंडर्ड है अगर नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज हो जाएगा आपका ऑफ द रिएक्शन। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F क्या है आपका फेराइडे, आप जानते हैं फेराइडे कांस्टेंट होता है, फेराइडे कांस्टेंट, और यहाँ पे एक फेराइडे किसके इक्वल होता है, वो आपके सामने वैल्यू लिखी है 96500 E सेल। अब बात आई कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो हम लोग जानते हैं कि E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करके हम सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेते हैं। बात आई कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये क्या है मेरा सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है उसको देखें आप। नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है, क्या हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो यहां पे ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ओनली फॉर दिस, मैंने बताया था दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द हाफ रिडक्शन सेल। अगर फुल सेल के लिए होता तो एसओपी और एसआरपी दोनों को ऐड करते थे, ज्यादातर हम लोग एकेडमिक तौर पे यही यूज करते हैं। पर नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी नर्स्ट इक्वेशन की। किसकी पड़ी जरूरत, नर्स्ट इक्वेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी
नस्ट इक्वेशन। पर ये नस्ट इक्वेशन है नहीं ना, कुछ लोग वहीं लिख लें नस्ट इक्वेशन। तो यहां पे ये नस्ट इक्वेशन के द्वारा ई सेल कैलकुलेट हुआ। ई सेल, ई नॉट सेल तो हम लोग जानते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करके आए, पीछे क्वेश्चन भी किए। पर यहां पे नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हुआ क्या, नस्ट इक्वेशन। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर एक बार जल्दी से देख लें एक बार इसको। मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन में अगर रिलेशन बताना तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और टोटल चार्ज जो कि पास किया जाता है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम वर्क गैल्वेनिक सेल द्वारा टोटल मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने के लिए चार्ज को हमें पास कराना पड़ेगा रिवर्सिबली, और मैक्सिमम वर्क डन जो होता है सेल गैल्वेनिक सेल द्वारा वो किसके इक्वल होता है, डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी चेंज। यहाँ पे ईएमएफ को मैंने ई मान लिया, एनएफ इसका अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास, गिब्स एनर्जी को हमने डेल्टा जी आर मान लिया। वर्क डन बाय द सेल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने देखा ये क्यू यहाँ पे किसके इक्वल होता है, एनएफ, और वी किसके होता है, ई सेल के। पर बात आई यहाँ पे कि कैसे होता है, तो मैंने गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल में समझाया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन दो दिखते हैं, पर दो का मतलब दो मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलता, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कितना होता था 1.602 × 10⁻⁹ कूलम बोलते थे। पर यहाँ पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पीछे जिसको ड्राइव करा के आया हूँ आपको पता होगा। तो 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अवोगाद्रो, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.602 × 10⁻⁹, तो 6.023 × 10⁻23 इंटू 1.602 × 10⁻⁻19, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या किसका आ जाएगा, टोटल 1 मोल पे चार्ज कितना वो आ जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो एक्चुअली 96486 के इक्वल होता है। पर यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमने वो वैल्यू लेके चलते थे 96500 कूलम, जिसको 1 फैराडे बोलते, तो 1 फैराडे है। तो अगर n इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं n सर्किट में तो क्या होगा, टोटल चार्ज किसके होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1f, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 फैराडे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे 4 फैराडे, अगर n इलेक्ट्रॉन होंगे तो n फैराडे। तो टोटल चार्ज यहाँ पे n फैराडे, और v सेल पोटेंशियल है जो ई सेल को, यहाँ पे w बराबर फर्स्ट इक्वेशन q भी है, इनकी जगह पे q की जगह nf, v की जगह ई सेल रख दिया। और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देखा, w जो है मैक्सिमम ना देखना, ये भी w मैक्सिमम ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क के लिए ही हमने रिवर्सिबली इसको चार्ज को पास कराया था। तो यहाँ पे W LHS में इक्वल है, तो RHS इनकी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने डेल्टा जी, और दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड द सेल पोटेंशियल। दिस रिलेशन is valid at non-standard condition and this is for standard condition। तो रिलेशन सेम है, बस नॉट का अंतर यहाँ नॉट लग गया है, ठीक है। और ई नॉट सेल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इक्वेशन दी है यहाँ से, मान लो यही इक्वेशन दी होती तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन कितना आता है 2 फैराडे की वैल्यू आप 96500 लिख ले। तो ई नॉट सेल आप लिख लेते कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड एनोड के लिए सेल पोटेंशियल आपको गिवन होता, वहां से आप ये ई नॉट सेल निकाल लेते, यहाँ वैल्यू रखते हो, यहाँ से गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज आपके पास आ जाती है, स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपके पास आ जाता है। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है अभी, पर इसमें क्या करोगे, एन पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, फैराडे कांस्टेंट भी अपने को पता होता है। ई सेल, अब ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, जब टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन ये यूनिटी इनमें से कोई एक ना हो या तीनों ना हो, कुछ चेंज हो जाए, तो कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए तो कुछ ना कुछ उसके पोटेंशियल में चेंजमेंट होगा। तो वो चीज के लिए हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी का ये रिलेशन निकाला। यहाँ पे ई सेल जो है वो क्या है, सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे ये ई नॉट सेल है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का कैलकुलेट करना आसान है, नॉन स्टैंडर्ड का आसान नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड हुई नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन को हम लोग देखेंगे कईयों केसेस में, काफी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बेहतर है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ले लिया, चलिए आज इतना ही रखना है, बस इस रिलेशन तक मेरे को बताना था आपको, ठीक है ना। तो इसको रिलेशन को ध्यान रखना, बाद में आपके पास और भी काफ़ी सारे रिलेशंस आएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे भी हम लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल हमने इनको देखा, और इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग कि एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको किसी कंपटीशन करने की या फाउंडेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पे बैठे आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं मन से, तो ये सब टॉपिक्स आपको कंपटीशन के क्वेश्चन भी करने में मदद करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मन से घर पे बैठे पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी है आजकल। यहाँ पे मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आसपास कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ भी पाए गए हैं, तो अब तो बिल्कुल बंद हैं। और पर
फिर भी किसी की चिंता ना करते हुए कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो लेक्चर हर दिन आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। बस घर पे बैठे मेहनत करते रहें स्वस्थ मन से, ठीक है। और ये सब जो महामारी चल रही है, एक समय ऐसा आएगा जो ये सब नॉर्मल हो जाएगा और फिर से हम लोग उसी तरीके से बाकायदा पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। पर अगर नहीं ऐसा होता है तो घर पे बैठे और चीज़ें कर सकते हो, पर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। पीछे का रिवीजन कब करना है और लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहे हैं उनको कैसे डेली नोट्स बना के पढ़ना है, डेली का डेली तैयार करना और पीछे वाले को रिवीजन भी करना है, ये अच्छे बच्चे की पहचान होती है। कैसे आपको समय निकालना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है कितना बड़ा है ये आपको पता है, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।